स्टूडेंट, आप सभी का सेमेस्टर 8 एडवांस मेजर पेपर 3 हिस्ट्री के पेपर में जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको ये जो आपका एम है मतलब बेसिकली AMG 3 का सिलेबस है, ये दो पार्ट में मैं आपसे बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ये पहला पार्ट है। इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा आपसे बच्चों को कल, जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग इस वीडियो को। देखिए, यहाँ से MCQ क्वेश्चन भी सब कवर हो जाएगा। जैसे पूछा हुआ है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं थी और इसके जो महत्व है इसके बारे में विवेचना करना है। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया हुआ था और भारत से संबंधित जो सबसे पहला एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कानून था वो था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी था उसका प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन और उसका जो वित्तीय व्यवस्था है इस पर किसका नियंत्रण हो, ब्रिटिश सरकार का जो नियंत्रण हो उसको स्थापित किया जा सके। उस समय कंपनी बेसिकली आर्थिक जो संकट था वो घेरा हुआ था कंपनी में, तथा भारत में उसके अधिकारों पर भ्रष्टाचार और कुपोषण का आरोप लग रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी लुटखोर कंपनी थी, तो होगा ही भाई ऐसा। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब इसी नियम के थ्रू बेसिकली क्या हुआ, जो पहले बंगाल का गवर्नर कहलाता था अब गवर्नर जनरल कहलाया गया। वॉरेन हस्टिंग इस पद पर नियुक्त होने वाले सबसे पहले गवर्नर जनरल बने। उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों का एक बेसिकली कार्यकारी परिषद बनाया गया हमारे पास है। निर्णय जो है वो बहुमत के आधार पर किए जाने वाले थे। ठीक है, ये निर्णय जो होगा वो बहुमत के हिसाब से होगा। इसके अतिरिक्त मद्रास और बम्बई की जो सरकारों को महत्वपूर्ण मामलों में क्या किया गया, बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसके अधीन कर दिया गया। मतलब अगर मान लीजिए जो मद्रास और बम्बई की सरकार है अगर वो फैसला लेती है, लेकिन अब नहीं ले सकती, क्यों, जो गवर्नर जनरल बंगाल का अब उसके नीचे रख दिया गया लोगों को। इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में कोलकाता में बेसिकली जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका स्थापना हुआ। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, मतलब एक मेन जज था, बाकी 3 एक्स्ट्रा जज थे। कंपनी के निदेशकों के कार्यकाल तथा चुनाव व्यवस्था में यहाँ पर परिवर्तन किया गया। कंपनी का जो निदेशक थे, डायरेक्टर थे, उनका टाइम टेन्योर हो गया, उनमें परिवर्तन किया गया। जो चुनाव व्यवस्था उसमें बहुत सारे चेंजेस किए और ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के प्रशासन पर मतलब कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन पर और भी अधिक निगरानी स्थापित की। इसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि गवर्नर जनरल और जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था कि किसके क्या नियम होंगे, जिसके कारण दोनों के बीच में क्या हुआ, संघर्ष स्थापित हुआ। अब इसका महत्व बारे बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में जो ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण है इसकी स्थापना की या शुरुआत की, और आगे होने वाले जो भी संवैधानिक सुधार है उनका ये फाउंडेशन रखा या आधारशिला रखा गया हमारे पास। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन है 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसकी प्रमुख विशेषता है और इसका जो महत्व है इसके बारे में वर्णन करने बोला गया है। ठीक है, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ये भारत के प्रशासन में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को और भी अधिक मजबूत करने के लिए लाया गया कानून था। इसका नाम उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, इसके नाम पर रखा गया था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जैसे आया था, लेकिन उसमें बहुत सारी कमी थी। उसी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से इस नियम को पारित किया गया था, जिसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया था, जो 1784 में लागू हुआ था। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के राजनीतिक और जो व्यापारिक कार्य है इन दोनों के बीच में अंतर किया गया। मतलब कंपनी के जो पॉलिटिकल और साथ ही साथ जो व्यावसायिक बिजनेस वाले जो कार्य उनको अलग रखा गया। कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर जो भी व्यापारिक कार्य उन पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एक नियंत्रण बना रहेगा, जबकि जो राजनीतिक मामला रहेगा वो ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना यहाँ पर की है। इस प्रकार भारत में क्या हुआ, यहाँ पर द्वैध जो नियंत्रण है, मतलब 2 प्रकार जो नियंत्रण है, इसकी व्यवस्था यहाँ पर स्थापित होती है हमारे पास। अब उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इसकी स्थिति को मजबूत किया गया और जो मद्रास और बम्बई की सरकार हो उसका नियंत्रण और भी बढ़ा दिया गया। युद्ध है, संधि है और साथ ही साथ कूटनीति से संबंधित जो भी मामले उनमें गवर्नर जनरल की जो शक्ति है वो और भी बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकारियों को ब्रिटिश सरकार के निर्देश का पालन करना, मतलब कंपनी जो अधिकारी थे अब उनको ब्रिटिश सरकार का जो ऑर्डर है उसको पालन करना अनिवार्य बनाया गया था। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे तो शासन करती थी, लेकिन वास्तविक जो राजनीति थी वो धीरे धीरे अब क्या हुआ गया, जो ब्रिटिश सरकार था अब उसके हाथों में जाने लगा था। ठीक है, ये अंतर देखा गया था। फिर इसका महत्व अगर बात करें, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ठीक है, इसका क्या महत्व है, तो इसने बेसिकली ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें कंपनी जो है वो प्रशासनिक साधन बनी रही। ठीक है, जबकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या किया, सारा का सारा जो राजनीतिक नियंत्रण वो अपने हाथ ले लिया। इससे भारत में जो केंद्रीकृत शासन का जो विकास है उसको और भी इसने गति देने का कार्य किया। ठीक है, तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट। अगर आपको पूछा जाता है पेपर में, इससे MCQ भी बन जाएगा आपका और जो भी सवाल आते हैं वो भी बन देंगे। ठीक है, अगला सवाल है
1793, 1813 और 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इनकी सबकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है और एक तुलनात्मक चर्चा आपको इसके बारे में करने बोला गया है। ठीक है, तो चार्टर एक्ट, आइए बात करते हैं इसके बारे में। ने भारत में कंपनी शासन के जो संवैधानिक विकास के उसको धीरे धीरे बदलने में बेसिकली क्या किया, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1793 हो चाहे 1813 हो चाहे 1833 का चार्टर एक्ट, इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन के ये लोग आया। 1793 का चार्टर एक्ट जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को अगले 20 साल के लिए बढ़ाया गया था। गवर्नर जनरल की जो शक्ति है उसको और मजबूत किया गया था और कंपनी के जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उनकी स्थिति को ज़्यादा स्पष्टीकरण इसमें मिला था। कंपनी का व्यापारिक जो एकाधिकार है वो मुख्य रूप से इसमें जारी रह गया था हमारे पास। फिर 1813 का चार्टर एक्ट आता है, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का जो एकाधिकार है, मतलब जो मोनोपोली था, वो समाप्त हो गया। हालांकि चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर उसका जो अधिकार है वो अभी बना हुआ था। जो ईसाई मिशनरीज थे उनको भारत में आने की अनुमति मिली और भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख रुपए खर्च करने का यहाँ पर प्रावधान यहाँ पर किया गया था। इससे क्या हुआ, जो वेस्टर्न कल्चर या जो वेस्टर्न एजुकेशन है इसके विकास को यहाँ पर प्रोत्साहन मिला हमारे देश में। अगला है हमारे पास 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें कंपनी ने के स्वरूप को और भी बड़ा परिवर्तन किया। कंपनी का व्यापारिक जो कार्य है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। अब वो सिर्फ क्या, एक प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इंस्टीट्यूट बन चुका था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। विलियम बेंटिक उस समय भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे और कानून बनाने की शक्ति को और भी सेंट्रलाइज या केंद्रीकृत कर दिया गया था। इस प्रकार 1793 से लेकर 1833 तक कंपनी का जो व्यापारिक स्वरूप है वो धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त होते चला गया और भारत में केंद्रीकृत प्रशासन साथ ही साथ ब्रिटिश जो सरकारी नियंत्रण है ये और भी मजबूत होते चला गया। तो ये हमारा क्वेश्चन तीसरा नंबर कंप्लीट होता है। अगला सवाल है 1858 के भारत शासन अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं थी और इसका जो महत्व था इसके बारे में आपको व्याख्या करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो बात करते हैं 1857 का विद्रोह के बारे में। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन में बहुत सारे यहाँ चेंजेस किए। ठीक है, बदलाव परिवर्तन किए। इसका रिजल्ट क्या होता है, भारत शासन अधिनियम 1858 में पारित होता है और इस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके शासन को समाप्त करके भारत का जो शासन है उसमें सीधा सीधे ब्रिटिश क्राउन के अब उसका अधीन कर दिया गया था। इस अधिनियम के अनुसार भारत में कंपनी की जो राजनीतिक सत्ता है उसको खत्म कर दिया गया और भारत में प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो अब ब्रिटिश सम्राट को सौंप दी गई थी। ब्रिटिश सरकार में जो भारत सचिव है इसका एक पोस्ट बनाया गया था जो भारत के प्रशासन के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति जो उत्तरदायी कार्य करेगा और उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक के जो इंडियन काउंसिल है वो भी यहाँ पर बनाई गई थी। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि भारत में गवर्नर जनरल को अब इस समय वायसरॉय के नाम से जाने लगेगा। लॉर्ड कर्निंग जो है वो भारत के पहले वायसरॉय बने। वायसरॉय ब्रिटिश सम्राट का एक प्रतिनिधि था, रिप्रेजेंटेटिव थे और भारत में प्रशासन का एक सर्वोच्च जो अधिकारी था वो बन गया था। इसी समय 1857 में महारानी की घोषणा जारी हुई जिसमें भारतीयों के जो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने, कानून के समक्ष समानता और साथ ही साथ भारतीय रियासतों के अधिकार के एक सम्मान का यहाँ पर आश्वासन दिया गया था हमारे पास। और इसी अधिनियम में भारत में बेसिकली जो कंपनी शासन है उसका अंत करके प्रत्यक्ष रूप से जो ब्रिटिश शासन है इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश सरकार की भूमिका और भी अधिक यहाँ प्रत्यक्ष हो गई। यह भारत के संवैधानिक इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अगला सवाल बताया हुआ 1861 में बेसिकली भारतीय परिषद अधिनियम, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं और इसका जो महत्व है इसके बारे में आपको वर्णन करने बोला गया है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में ये ब्रिटिश भारत में बेसिकली विधायी और जो प्रशासनिक व्यवस्था था इसके विकास की दिशा में एक इनका महत्वपूर्ण कदम था। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को प्रशासन से सीमित रूप से एक लिमिट रूप से जोड़ना चाहती थी। इसी उद्देश्य से बेसिकली यह अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम द्वारा वायसरॉय की जो कार्यकारी परिषद है, ठीक है, उसकी एक विधि जो है वो सदस्य को शामिल किया गया था। वायसरॉय को आवश्यकता के अनुसार जो अतिरिक्त सदस्य हैं उनको कानून बनाने वाली जो परिषद है उनमें नियुक्त करने की शक्ति भी दी गई थी। इनमें क्या हुआ, कुछ भारतीयों को शामिल किया जा सकता था। इस प्रकार पहली बार भारतीयों को सीमित रूप से जो विधायी कार्य उनमें भाग लेने का अवसर मिला था। फिर क्या होता है, मद्रास और बम्बई यानी जो मुंबई वर्तमान का, इसकी विधान परिषदों को पुनः स्थापित किया गया और उन्हें कुछ विधायी जो शक्तियाँ वो भी दी गई। इस प्रकार प्रशासन में जो सीमित विकेंद्रीकरण है इसका शुरुआत हुआ। वायसरॉय को आवश्यकता पड़ने पर जो अध्यादेश जारी करना इसका भी यहाँ पर शक्ति प्राप्त हो चुका था। अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने भारतीयों को राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रारंभिक एक जो आधार है वो तैयार किया।
हालांकि भारतीय सदस्यों की जो भूमिका है वो सीमित रही और वास्तविक जो राजनीतिक शक्ति ये हमें प्राप्त नहीं हुई थी। इसका महत्व के बारे में बात करें तो 1861 का अधिनियम जो है ये भारत में प्रतिनिधि शासन की जो दिशा है उसमें एक प्रारंभिक कदम था। इसने जो भी बेसिकली हमारे पास विधायी जो परिषद है उनको विस्तार और भारत को सीमित जो भागीदारी है, ठीक है, उसकी शुरुआत यहाँ पर की है। और आगे चल के 1892, 1909 और अन्य जितने भी अधिनियम है सभी के माध्यम से इसी प्रक्रिया का यहाँ पर धीरे धीरे विस्तार हुआ था। ठीक है, फिर अगला सवाल है रिपन। रिपन के समय स्थानीय जो स्वशासन है इसके संबंधी जो प्रस्ताव थे इनका आपको विवेचन करना है। ठीक है, तो आइए बताते हैं क्वेश्चन को। तो रिपन को भारत में जो हमारा स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, इसका जनक कहा जाता है। उन्होंने 1880 से लेकर 1880 तक भारत के वायसरॉय के रूप में उन्होंने कार्य किया। उनका उद्देश्य यही था कि भारतीयों को बेसिकली प्रशासन में अधिक भागीदारी दिया जाए और स्थानीय स्तर पर जो राजनीतिक प्रशिक्षण है वो उन्हें प्रदान किया जाए। 1882 में रिपन ने क्या किया, भारतीय स्वशासन संबंधी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत उन्होंने किया। इसके अंतर्गत जिला और स्थानीय स्तर पर जो भी निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य उनकी संख्या बढ़ाने पर उन्होंने जोर दिया। नगर पालिका और जो जिला बोर्ड होते हैं उनको अधिकार देने की यहाँ पर बात कही गई। जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको स्थानीय समस्याएं जैसे शिक्षा क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य हो, सफाई हो, सड़कें हो आदि के संबंध में अधिक जिम्मेदारी देने का यहाँ प्रयास किया गया। रिपन का मानना यह था कि भारतीयों को प्रशासन का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए, इसलिए स्थानीय जो भी संस्थाएं उनको भारतीयों को बेसिकली भागीदारी बढ़ाने और चुनाव की प्रक्रिया को प्रोत्साहन करने पर यहाँ पर जोर दिया गया। हालांकि स्थानीय स्वशासन का मतलब बेसिकली पूर्ण स्वतंत्रता तो नहीं दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने नियंत्रण काफ़ी हद तक बनाए रखा और आर्थिक जो भी हमारे पास संसाधन कमी थी वो इसका बड़ा एक समस्या था। यहाँ पर बताया हुआ किसके महत्व के बारे में, क्योंकि रिपन के प्रस्तावों ने भारत में जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है इसकी जो नींव है उसे और मजबूत किया। इससे भारतीयों को जो प्रशासन और जो चुनाव है हमारे इस प्रक्रिया का अनुभव मिला और आगे चल के यही अनुभव जो है बेसिकली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जो प्रतिनिधि शासन है इसकी मांग को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हुआ हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, इसकी पृष्ठभूमि बताना, इसका उद्देश्य बताना और इसका जो महत्व है ये भी आपको समझाना है इस क्वेश्चन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए हुम नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। इसके गठन की पृष्ठभूमि में भारतीयों की जो विकसित हो रहे हमारी राजनीतिक चेतना, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और जो भी सामाजिक सुधार आंदोलन थे, फिर ब्रिटिश शासन की जो आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रति जो हमारा असंतोष था ये प्रमुख रूप से इसका कारण था। भारतीय शिक्षित वर्ग जो महसूस करने लगा था कि भारतीयों को प्रशासन में पर्याप्त जो प्रतिनिधि वो नहीं मिल रहा। भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज में प्रवेश की कठिनाई, आर्थिक शोषण, नस्लीय भेदभाव और जो प्रशासनिक असमानता है इसमें राजनीतिक जो जागरूकता को बढ़ाया गया और इसी वातावरण में ए हुम ने भारतीय नेताओं को एक राजनीतिक मंच पर संगठित करने में भूमिका निभाया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है दिसंबर 1885 बॉम्बे में हुआ और इसकी अध्यक्षता उस समय डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की। प्रारंभिक दौर में कांग्रेस का उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करना नहीं बल्कि जो भी संवैधानिक सुधार हो सकते इनके माध्यम से भारतीयों की राजनीतिक में जो भागीदारी है उसे बढ़ाया जा सके। कांग्रेस ने विधान परिषदों के विस्तार, फिर प्रशासन में भारतीयों की अधिक भागीदारी, सिविल सेवाओं में भारतीयों के लिए अवसर और आर्थिक समस्याओं के समाधान जैसे कई मांगे उठाने का इसने कार्य किया। महत्व की हमारी बात करें तो कांग्रेस ने भारत में विभिन्न जो क्षेत्र हैं और वर्गों के शिक्षित लोगों को एक राजनीतिक मंच प्रदान किया। धीरे धीरे यह संस्था जो है बेसिकली हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख संगठन बन गया और अंत क्या हुआ हमारे पास कि भारत की स्वतंत्रता में उन्होंने एक जो निर्णायक भूमिका ये भी साथ में निभाई हमारे पास। अगला और आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि 1892 में जो भारतीय परिषद अधिनियम जो हमने बताया आपको इसकी प्रमुख विशेषताएं और इसका जो सीमा है ये भी आपको बताने बोला गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारत में जो प्रतिनिधि शासन है इसके विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण लेकिन एक सीमित सुधार जरूर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव और भारतीयों की जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व मांग को देखकर ब्रिटिश सरकार ने यह अधिनियम बेसिकली पारित तो कर दिया था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा जो प्रांतीय विधान परिषद है उनकी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। परिषद में कुछ गैर सरकारी जो सदस्य उनको शामिल करने की व्यवस्था की गई थी। सदस्यों को बजट पर बेसिकली चर्चा करने और साथ ही साथ सरकार से पूछे जाने का प्रश्न जो पूछे जाने का सीमित अधिकार भी यहाँ दिया गया था। हालांकि देखिए इस अधिनियम में प्रत्यक्ष चुनाव की जो व्यवस्था है इसके बारे में स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से यहाँ पर सदस्यों के चयन की प्रक्रिया ने जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है इसका जो शुरुआत का रास्ता है वो प्रशस्त कर दिया था। यह भारतीय बेसिकली
प्रतिनिधि शासन के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन हर चीज़ का देखिए लिमिट होता है। तो परिषद के पास वास्तविक विधायिकी तो नहीं थी, सदस्य जो थे वो बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे और सरकार को उनके जो सुझाव थे उनको मानना अनिवार्य होता था, ठीक है। और निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या भी क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। फिर क्या होता है, इसका महत्व के बारे में बात करें तो 1892 का जो अधिनियम है ये भारतीयों को प्रशासन में सीमित राजनीतिक भागीदारी देने वाला महत्वपूर्ण सुधार था। हालांकि यह भारतीयों की अपेक्षा को पूरा नहीं कर सकता, फिर भी इतने आगे हमारे पास या फिर इसने आगे के संवैधानिक जो भी सुधार है और जो प्रतिनिधि शासन है इसकी मांग को और भी इसने मजबूत करने का कार्य किया। तो ये हमारे आज के इस वीडियो में टोटल 8 क्वेश्चन बता दिए, जिससे 15 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर का जो भी सवाल इन टॉपिक से आएगा वो कवर हो जाएगा। बाकी आप सही बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में पूरा ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सही बच्चे इन वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।